यूएस विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान की सिचुएशन मुश्किल से मुश्किलतर होती चली जा रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हमारी डेकेड्स ओल्ड जो पॉलिसी थी अब वो पॉलिसी नहीं है। हमने पॉलिसी चेंज की है और अमेरिका को ये चाहिए था कि वो अफगानिस्तान का मसला हल करने के बाद कंप्लीट विड्रॉल होता। मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। इसी टॉपिक पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत हमारे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं, बहुत जानी पहचानी शख्सियत है। खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहुत ही प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, ट्रंप को बहुत सपोर्ट करते हैं उनकी पार्टी में भी, और इसके साथ साथ मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका उसके चेयरमैन भी हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। साजिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माई शो। थैंक यू आलिया, माय ऑनर, माय प्रिविलेज। साजिद तारड़ साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिचुएशन है अफगानिस्तान की इस वक्त है, ये है कि सरेंडर्स बहुत तेजी से हो रहे हैं, और अगर हम सिर्फ पिछले 1 महीने की बात कर लें तो इस दौरान में कोई 26 से ज्यादा बेसिस जो हैं वो तालिबान के पास जा चुकी हैं, और इसके अलावा वो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो नजर ऐसे ही आ रहा है कि हालात बहुत मुश्किल होने जा रहे हैं। इस सूरत हाल में मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा, इससे पहले कि मैं इमरान खान के इंटरव्यू की तरफ आऊं और उनकी बात करूं, कि अमेरिका इस वक्त क्या सोच रहा है कि ये जो कुछ सिचुएशन चल रही है उसको क्या नजर आ रहा है? देखिए, अफगान वार एक इतनी महंगी वार अमेरिका के लिए, और इतने लंबे अरसे जो ये जंग रही है, इसके दौरान तकरीबन 3 से 4 मुख्तलिफ प्रेसिडेंट आ चुके, मुख्तलिफ पार्टीज के साथ, मुख्तलिफ आइडियोलॉजी के साथ, मुख्तलिफ प्लानिंग के साथ। तो आज वो वाली सिचुएशन नहीं है जो सितंबर 11 पे जब जॉर्ज बुश जूनियर वाला पीरियड था, उस वक्त से लेकर आज तक माइंडसेट कंप्लीटली चेंज हो चुका है। बिलखसूस इसका जो आगाज था वो पिछले दौर में हुआ डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, और वो जमीनी वार के खिलाफ थे, इराक वार के भी खिलाफ थे, अफगानिस्तान के वार के भी खिलाफ थे। वो हमेशा एक इकोनॉमी को यूज करते थे एज अ टूल। ईरान के खिलाफ उन्होंने सैंक्शंस पे गौर किया, उसको इन्फोर्स किया, और ईरान को काफी नुकसान भी हुआ। वो इकोनॉमी एज अ बिजनेसमैन उनकी डिफरेंट अप्रोच थी। तो उन्होंने सबसे पहले आगाज किया कि अमेरिकन ट्रूप्स शुड कम होम एंड वी नीड टू मूव ऑन विद इट। उनका जिस तरह उनका अपना नारा था अमेरिका फर्स्ट, वो कहते थे कि अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर, और अमेरिका शुड नॉट प्ले द रोल ऑफ अ पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये फिलॉसफी चेंज हुई। तो और दूसरा उनका जो आइडियोलॉजी थी, हर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो एक अपनी आइडियोलॉजी, अपना एक डॉक्ट्रिन छोड़ के जाता है। तो वो कहते थे पीस थ्रू स्ट्रेंथ, कि पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाए और पीस इस तरीके से अचीव किया जाए। और इस तरीके से एक माइंडसेट ये भी था कि प्रेजेंस के बगैर भी अमेरिका उसको वॉच कर सकता है थ्रू द सैटेलाइट्स, थ्रू द ड्रोन्स, और दूसरे भी कई ऐसे टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है जो कि आज भी खारजुल इम्कान नहीं है। आज भी अमेरिका हैज कैपेसिटी टू डू इट। अब वहां पे जिस तरीके से तालिबान और अफगानिस्तान के हालात हैं, उसका एक बहुत बड़ा तारीखी पस मंजर है। अफगानिस्तान में अगर देखा जाए तो रशिया के इन्वॉल्वमेंट से पहले भी कभी पीस नहीं था। वहां पे वॉरलॉर्ड्स और जंगें और इस तरह की चीजें अब अफगानिस्तान के कल्चर का हिस्सा बन चुकी हैं। अब देखें, रशिया जब वहां से निकला तो वो आपस में लड़ाइयां शुरू हुई। आज भी जो इनखला हो रहा है, तालिबान अमेरिकन और नेटो ट्रूप्स के ऊपर अटैक नहीं कर रहे, दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द गनी गवर्नमेंट, अफगान गवर्नमेंट, विच इज बैक्ड बाय अमेरिका, बट अल्टीमेटली दे आर अफगानीज। तो उसमें अब करंट सिचुएशन अब वहां पे ये हो रही है कि अमेरिका इज देयर इज अ वन पार्टी, रशिया चाइना इज वन पार्टी, इंडिया इज वन पार्टी, पाकिस्तान इज वन पार्टी। तो ये मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, इनके इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं वहां पे। कुछ चाहते हैं कि अमेरिका निकले और बाद में हमारा इन्फ्लुएंस हो, कुछ चाहते हैं कि अफगानिस्तान में मजीद हालात खराब हो, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर मेंटेन रखा जाए इस साइड पे, बॉर्डर पे जिसमें इंडिया है, वो बज़ाहिर उनके इंटरेस्ट है। तो इस तरह के मुख्तलिफ अवामिल है, और जलती पे तेल जो है वो अफगानी खुद करते हैं, क्योंकि वार जंग जो है उनके मिजाज और कल्चर का हिस्सा बन चुका है। अब अमेरिका के लिहाज से इस वक्त अमेरिका, एक तो मैं ये कहूंगा कि जो कोविड रिलेटेड इशू था, पूरी दुनिया को उसने इम्पैक्ट था उसका, इकोनॉमीज पे भी होगा। अमेरिका में अभी जो है वो एक बलून इकोनॉमी है, इस इन्फ्लेटेड इकोनॉमी है। गवर्नमेंट खुद पैसे पंप कर रही है, लेकिन जिस दिन वो सेफ्टी नेट खत्म होगा, अल्टीमेटली इकोनॉमी इज गोना गो डाउन।
और ये ना सिर्फ अमेरिका को थ्रेट है, पूरी दुनिया को इस चीज की थ्रेट है। और उसकी वजह से पॉलिसीज पे इम्पैक्ट है उसका। इस वक्त मैं अगर जाती तौर पर बताऊं, अगर डिफाइन करूं अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को, तो टोनी बिल्किंस और जो दूसरे साथ उनके साथी जो वापस आ चुके हैं, ये सारे बराक ओबामा पीरियड के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके एडवाइजर थे। तो आप दर हकीकत यही समझें कि दिस इज अ थर्ड टर्म ऑफ बराक ओबामा। तो उस दौर में उस रीजन में क्या हालात थे, उस दौर में ओबामा साहब के दौर में क्या सूरत हाल थी अफगान पॉलिसी की, तो वही पॉलिसी यहां पे आज भी वही चलेगी। तो बज़ाहिर जिस तरीके से उस रीजन में लोग कहते हैं, तालिबान ये कहते हैं कि हमारी फतह हुई है, अमेरिका में ये एक माइंडसेट है, वो ये समझते हैं कि पिछले जब तक अमेरिका वहां रहा है, हमने अफगानिस्तान की सरजमीन को अमेरिका के खिलाफ किसी दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं होने दिया, तो ये हमारी विक्ट्री है। तो ये मिला जुला रिस्पॉन्ड है। लेकिन अमेरिका की इकानमी में सबसे महंगी जंग, सबसे लंबी जंग, और इससे लोग अब बेजार हैं और वो दूसरे जो है अल्टरनेट्स ढूंढ रहे हैं कि अफगानिस्तान पे किस तरह चेक एंड बैलेंस रखा जाए किसी तरीके। जिस तरह पाकिस्तान में भी इस वक्त लोगों को पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर हवाई अड्डों के बारे में बात उनकी थी, एक ऑप्शन ये है। उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, दूसरी स्टेटों में वो भी ऑप्शन सोचे जा रहे हैं, और सैटेलाइट और दूसरी चीजों के साथ भी। लेकिन इस वक्त अमेरिका ने अपना इनखला करना है। आपने जिस तरह बताया, इस वक्त वहां जिस तरह कहते हैं घुमसान की जंग जारी है, बिलखसूस हेलमंड एरिया में, हेलमंड प्रोविंस में, और जिस तरह आपने फरमाया 26 एयर बेसिस जो है हैज बीन टेकन ओवर बाय तालिबान। ईद के ऊपर बल्कि मैं मजाकन ये कहता था कि 3 दिन के लिए दुकान तालिबान ने बंद की, लेकिन दोबारा जारी कर दी। दूसरी तरफ से मैं अगले दिन स्टेटमेंट पढ़ रहा था, जनरल समी सादात हैं जो इस वक्त हेलमंड में गनी गवर्नमेंट जो अफगान फोर्सेस हैं उनको लीड कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने 50 तालिबान को मारा है। लेकिन दोनों तरफ से, और तालिबान इस वक्त बूबी ट्रैप्स, सड़कों के ऊपर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। काबुल में अभी रिसेंटली धमाका हुआ, एक दिन पहले मैं वाशिंगटन पोस्ट में उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था। लेकिन जितना भी इस पर अफसोस किया जाए ज्यादती है। और तीसरा इसमें एक एलिमेंट मैं समझता हूँ, पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अच्छी बात थी, पाकिस्तान हैज जी साजिद साहब, अगर आप मुझे इसमें अपना मेरा क्वेश्चन भी ऐड करने दीजिएगा, क्योंकि यहीं से मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करना चाह रही हूँ। हमने बड़े अच्छे तरीके से सारा जो है एनालिसिस पेश कर दिया जो सूरत हाल है, और जाहिर है आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका जो है वो तो इनखला होना ही होना था। अब इतने डेकेड्स के बाद ये तो हो नहीं सकता कि अमेरिका अभी भी वहां पर रहे, और जबकि उसका कोई फायदा नहीं हो रहा, तो उसने तो वहां से निकलना ही निकलना था। अच्छा, कुछ बातें आपने जो की उन सवालों की तरफ भी आऊंगी, जिससे आपने सैटेलाइट का कहा, ये कहा। लेकिन मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगी कि अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज रॉयटर्स को इंटरव्यू देते हुए जो बात कही, उनका ये कहना था कि जो हमारी डेकेड्स ओल्ड एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की एक पॉलिसी हुआ करती थी, अब हमारी हुकूमत की वो पॉलिसी नहीं है। हमने अपनी पॉलिसी चेंज की, और हम ये चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत जो बनेगी हम उसकी ख्वाहिश के मुताबिक चलेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक अफगान हुकूमत बने। तो ये एक वाकई बहुत बड़ा चेंज है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत वाकई ऐसा ये कह रही है, तो वो जो एक कहा जाता था कि पाकिस्तान अपना इन्फ्लुएंस जो है वो वहां पर रखना चाहता है या अपनी मर्जी से काम, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते। और इसकी वजह उन्होंने बताई कि सिविल वॉर जो अगर वहां पे शुरू हुई तो उसका सारा मलबा पाकिस्तान पे आएगा। इस बारे में आप क्या कहते हैं कि अब आप पाकिस्तान का किरदार कैसे देख रहे हैं? मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। पाकिस्तान, ये देखें कि पिछले इतनी दहाइयों में पाकिस्तान को क्या मिला अफगानिस्तान से। वहां अब पाकिस्तान में इतने ज्यादा अभी भी महाजरीन बैठे हैं। पाकिस्तान सफर किया, क्लाशनकोव कल्चर आया, दहशतगर्दी जितनी आई पाकिस्तान में वो उस बॉर्डर से आई। और अगर वहां पे अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट अलाइंड नहीं है अफगानी गवर्नमेंट के साथ, तो उस पे सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं होंगे। और अगर आपने इस तरह उसको लूज छोड़ दिया, तो आपका नेबरिंग कंट्री जो है वो पहले बलूचिस्तान में और अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस मौजूद है, वो आपको दोबारा ब्लैकमेल कर सकता है उस एरिया से। पाकिस्तान को चाहिए कि वहां पे, जिस तरीके से मैं पहले आपको बताना चाह रहा था कि बाजवा साहब का जो ट्रिप था, और बाजवा साहब की आइडियोलॉजी मुझे सबसे अच्छी लगी कि उनकी थ्योरी ये है, उन्होंने समझाने की कोशिश तालिबान को ये की है कि आप पिछली दफा पावर में आए जोर के साथ, तो आपको दुनिया में किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। आपको सिर्फ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, सिर्फ 2 ममालिक ने किया। आपको चाहिए कि आप करंट सेटअप का हिस्सा बने और स्लोली ग्रेजुअली अफगानिस्तान में अपनी मकबूलियत को आप उसको परवान चढ़ाए, ताकि लोग पूरी दुनिया आपकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करे। काबुल के अंदर सारी एम्बेसीज वापस आए, यूनाइटेड नेशंस वापस आए, और ये पॉसिबल है। जिस तरह सऊदी अरेबिया में भी शरिया का एनफोर्स है,
निफाज है वहां पे, लेकिन इट इज पॉसिबल। सऊदी गवर्नमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड, इट इज एक्सेप्टेबल फॉर द वर्ल्ड। ईरान भी काफी हद तक स्वाय अमेरिका के दूसरी दुनिया के साथ उनके रिलेशनशिप मौजूद हैं, चीजें पॉसिबल हैं। मेरे ख्याल में दैट आइडियोलॉजी इज वंडरफुल, लेकिन पाकिस्तान शुड मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान। अगर आप उनको खुली छुट्टी देंगे, आप अगर उसको आप केयरफुली डिसीजन नहीं लेंगे, आप अपनी इन्वॉल्वमेंट खत्म करेंगे, वैक्यूम क्रिएट होगा वहां पे, और खुदा ना खास्ता आपका पड़ोसी मुल्क उसको दोबारा अब्यूज करे, उस वैक्यूम को फिल करे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान में कोशिश करें कि उनके लाइक माइंडेड लोग हों वहां पे, और आपका वो बॉर्डर सिक्योर हो, तभी पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। मेरी अप्रोच ये है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ साजिद साहब कि आप इमरान खान ने ये जो एक बात की, ये वाली लाइन ली, इससे आप डिसएग्री कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम वो वाली पॉलिसी, और अब वो जो चाहते हैं, जो कहेंगे, हम उसके मुताबिक चलेंगे। दूसरा, मुझे ये भी बताइएगा कि एक बात जो उन्होंने ये कही कि अमेरिका को ये चाहिए था कि वो कंप्लीट विड्रॉल से पहले वो वहां पर ऐसी सूरत हाल कायम करे जिसकी वजह से वहां पर सिविल वॉर ना हो। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अमेरिका ने अगर जाती तौर पर पूछे तो पूरी कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका ने बहुत ज्यादा पैसा लगाया अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अफगानिस्तान को एजुकेट करने के लिए, लेकिन जिस तरह अमेरिका का पैसा अब्यूज होता है, वो ट्रिकल डाउन नहीं करता, वो सिर्फ चंद घरों में, चंद हाथों में खेलता है। कारजाई फैमिली ने बहुत पैसा बनाया, और बहुत से लोगों ने अफगानिस्तानी फैमिलीज ने अमेरिका के पैसे को अब्यूज किया। अब वो ट्रिकल डाउन नहीं कर सका तो उसमें अमेरिका का कसूर नहीं है, लेकिन उस दिन अमेरिका ने अपनी कोशिश बहुत की कि उस एरिया में अफगानिस्तान को फ्लरिश किया जाए। आप ये देखें कि कितने अरसे से दोहा में निगोशिएशन सालों के साल चलती रही है। जो एग्रीमेंट जो फरवरी 29, 2020 को हुआ, उसके लिए निगोशिएशन कई दफा जो दोनों पार्टीज बैठी, फिर उसमें रुकावट आई, फिर जंग की तरफ गए, फिर धमाके हुए, फिर वहां बैठे। अमेरिका ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि अफगान कल्चर का हिस्सा बन चुका है अब वो जो जंग है, वॉर है, और इतने ग्रुप बन चुके हैं, ताजिक है, उज़्बेक है, शुमाली इत्तेहाद है, इतने सारे ग्रुप्स हैं। वो अपनी पावर गेन के लिए हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ना, और वो कल्चर बन चुका है। और इसके लिए जरूरी है सबसे पहले कि वो खुद इस चीज की जरूरत समझें कि अफगानिस्तान ने किस डायरेक्शन पे जाना है। इसके लिए एक फिक्शन ही अब तो लगती है, जिस तरह मैंने सारी जिंदगी, अपनी जवानी, मुझे अभी तक याद है कि मैंने अपनी जिंदगी में पहला ऐसे जो लिखा था अफगानिस्तान के बारे में, दैट वाज 1979। बल्कि इन दैट ऐसे आई हैव टू राइट अ लॉट व्हाई द रशिया केम टू अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का रिलेशनशिप विद ईरान एंड रशिया, इट इज सो, बहुत पुराना है। अभी भी वहां पे कई रूलिंग जो लोग हैं, कई जो अपर क्लास उनकी एलीट है अफगानिस्तान की, दे आर एजुकेटेड इन रशिया, और उनका इन्फ्लुएंस है वहां पे। ईरान की पर्शियन लैंग्वेज बोली जाती है। ईरान यूज टू रूल अफगानिस्तान, तो उनका इन्फ्लुएंस। और फिर उसके बाद इंडिया ने जो पिछले 2 डेकेड से वहां पे इन्फ्लुएंस और इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरीके से वहां पे उन्होंने, पाकिस्तान को चाहिए कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे बाजवा साहब ने जाके उनको बताया, तालिबान को ये बताने की कोशिश की कि who will take you to Russia, who will take you to the China, who will make sure कि अफगानिस्तान टेक पार्ट इन ट्रेड, सी पैक को एंजॉय करे, सिल्क रूट से एंजॉय करे। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान है, उनको सोचना चाहिए कि अनफ इज अनफ, हमारी अगली जनरेशन कहां जाएगी, हाउ वी विल बी कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन उनकी अप्रोच बाजवा साहब की जबरदस्त, मेरे ख्याल में आई अप्रिशिएट हिज आइडियोलॉजी। ऑल राइट सर, ये जो हमने बात की तो वाकई एक वो जो बात कही जाती है, बल्कि आप जब किताबों में पढ़ते हैं डेकेड से, आप बल्कि कहते हैं कि उनकी नस्लों की नस्लें जो हैं वो इसी तरीके से लड़ती चली आ रही हैं, और उसमें उनका कितना नुकसान हुआ है, कितनी उनके कितने नौजवान जो हैं इसमें जहाँ भाग हो चुके हैं, हजारों लोग उनके चले गए। लेकिन वो जो आप कह रहे हैं कि इसके बजाय कि सिल्क रूट से फायदा उठाएं, एंजॉय करें, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही लगता है कि जैसे सिविल वॉर की तरफ ये जाएगी बात, और इसमें सबसे ज्यादा जो परेशानी होगी वो पाकिस्तान को और उसके बाद इंडिया को होगी। मुझे बताइएगा कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान की जो एक फॉरेन पॉलिसी है, उसमें अब ये भी एक अंसर शामिल हुआ कि सबसे पहले तो हम फजाई अड्डों की बात कर लेते हैं। अमेरिका की कुछ दिन पहले की बात है कि जिस तरह आपने भी बात की कि अमेरिका ने की तरफ से डिमांड आई और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे और ना ही हम ऐसा करेंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, अगर इसने नहीं किया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा? दूसरा, आप ये भी तो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका के पास दूसरे जराये भी मौजूद हैं, मसलन जिस तरह आपने बात की कि सैटेलाइट है आजकल और दूसरे बहुत से ड्रोन्स हैं, तो फिर अमेरिका को क्या तब भी हर सूरत अड्डों की जरूरत पड़ेगी पाकिस्तान में और इस रीजन में?
देखिए, इस वक्त अमेरिका को जो पाकिस्तान की जरूरत, एक तो फौजी अड्डों की एक उनकी डिमांड है, दूसरा जितना मिलिट्री इक्विपमेंट है उसने वापस जाना है। इट केम थ्रू पाकिस्तान, इट हैज टू गो बैक फ्रॉम पाकिस्तान। एक तो दूसरी जरूरत ये है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि इस वक्त अमेरिका अपने ऑप्शन देख रहा है उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान में, कि वहां से उनको यूज किया जाए, वहां से आर्मी किया जाए उसको। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से अब सितंबर 2009-911 पीरियड से लेकर आज तक जिस तरीके से सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है, मेरे ख्याल में अगर अमेरिका चाहे तो दे कैन वॉच एवरीथिंग एंड दे कैन प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट एज वेल। लेकिन इस वक्त अमेरिका मैं समझता हूं कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इज द सेम फॉरेन पॉलिसी विच वाज, मैंने जिस तरह पहले मेंशन किया, बराक ओबामा पीरियड में थी। अब वो क्या थी, मैं थोड़ा सा उसको आपको बताना चाहता हूं कि बराक ओबामा की फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक थी। वो सिर्फ अपने इंटरनल इश्यूज में और अमेरिका के अंदर सोशलिस्ट एजेंडे पे जोर था, फॉरेन पॉलिसी पे जोर नहीं था। अब मैं वो बताऊंगा वो किस तरह नहीं था। उनकी फॉरेन पॉलिसी को चाइना ने अब्यूज किया। वो साउथ चाइना सी में गए, उन्होंने वहां पे अपने आर्टिफिशियल आइलैंड बना के साउथ कोरिया और जापान को उन्होंने तंग किया। उसके बाद रशिया क्रीमिया में चला गया, यूक्रेन में चला गया। ये वही फॉरेन पॉलिसी है दोबारा। अब मैं उसको अपने इस आर्गुमेंट को सपोर्ट इस तरीके से करूंगा कि अभी 3-4 महीने में क्या हो चुका है, दुनिया किस तरह चेंज हुई है। सीरिया में अटैक हो चुके हैं, यमन को खुली छुट्टी दे दी गई है, उन्होंने सऊदी अरेबिया के जो ऑयल फील्ड है उन पे अटैक कर चुके हैं। उसके बाद आपने इजराइल के हालात देख लिए हैं, उसके बाद आप अफगानिस्तान में सिविल वार देख रहे हैं। ये सारी चीजें 4 महीने में हुई हैं। क्यों हुई हैं? लोगों ने स्टडी कर लिया है कि अमेरिका द सेम शेरिफ इज बैक इन टाउन, जो कि एक वीक है, उसकी फॉरेन पॉलिसी पे ग्रिप नहीं है। दे आर नॉट किसी अपने आप को 2-3 फ्रंट पे एंगेज नहीं कर सकते, तो उसी पे वो फायदा उठाएंगे। मेरे ख्याल में तालिबान ने भी इस चीज को असेस कर रखा है कि नाउ दे आर टायर्ड, दे आर डोंट हैव नो विल टू फाइट, और वो उसको अपने मकासद हासिल करेंगे, चाहे खाना जंगी से या खुल के करेंगे सामने जिस तरह बल्कि कर रहे हैं वो। लेकिन ये कि इसमें मैं दुनिया को ब्लेम नहीं करूंगा। अमेरिका हैज अ वीक फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका का आपकी सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी का, मैं फॉरेन पॉलिसी को तो बाद में बात करूंगा। अमेरिका इज फेसिंग अ बॉर्डर इशू राइट नाउ। यहाँ पे जिस तरीके से लोग, हमारे क्राइसिस है मैक्सिकन बॉर्डर पे, उनको हैंडल नहीं कर पा रहे, तो वो दूसरी जगह क्या करेंगे? वैक्सीनेशन पे यहाँ पे लोगों का करंट एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकी। लोग उनके कहने पे वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे। इस वक्त लोग अपने जॉब्स पे वापस नहीं जा रहे। इमिग्रेशन क्राइसिस है और कई किस्म के क्राइसिस, इंटरनल इश्यूज हैं। डिफेंडिंग पुलिस कर दी, यहाँ पे इन्फोर्स की जा रही है। लॉ एंड ऑर्डर के हालात खराब है। तो फॉरेन पॉलिसी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा, सिंस आई स्टडीड पॉलिटिकल साइंस ऑल ऑफ माय लाइफ, फॉरेन पॉलिसी पे कौमों की तवज्जो तब जाती है जब इंटरनल पीस हो, जब आपके पीछे आपकी आवाम की सपोर्ट हासिल हो। लेकिन अगर आपके कंट्री डिवाइडेड हो, आपकी रेटिंग अपने कंट्री के अंदर वीक हो, आपके पास अवाम का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना हो, तो आप फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो नहीं देते, बल्कि आपकी फॉरेन पॉलिसी पे की कोई वक़्त नहीं रहती। कौमें आपको इज्जत नहीं देती हैं, आपकी बात को मानते नहीं है। दैट इज द सेम क्राइसिस अमेरिका इज फेसिंग राइट नाउ। ओके, सर, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, मसला ये है कि उनकी इस फॉरेन पॉलिसी के जो नताइज हैं वो पाकिस्तान को भी इस तरीके से भुगतना पड़े कि फर्ज कीजिए कि जब वो डिमांड तो उन्होंने की, जो फजाई अड्डों की बात हो रही है, अब तालिबान की तरफ से जो है वो ये कह दिया गया, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान को कहा गया है कि ये इशारा मिला कि आप जो है, अगर जाहिर है, और सर ये तो हमें मालूम ही है कि अगर पाकिस्तान फजाई अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत देता है तो दूसरी जानिब से तालिबान क्या करेंगे? वो तो पहले ही भरे बैठे, ऊपर से जब वो कहेंगे कि अच्छा हमारे खिलाफ आप ये कर रहे हैं। और फिर ये कि चाइना ने भी ये कह दिया कि जो पाकिस्तान है वो अमेरिका की कुछ ज्यादा बढ़ के सपोर्ट करने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि एक ऐसे शिकंजे में फंसे हुए कि उस तरफ सपोर्ट करते हैं तो ये प्रॉब्लम आती है, इस तरफ आते हैं तो उस तरफ ये प्रॉब्लम आती है। तो क्या अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी, तो आप जो बात करें तो यहाँ पे तो एक डबल ट्रिपल एक मसाइल में फंस चुके हैं ना? नहीं, पाकिस्तान इस वक्त जाती तौर पर पूछे उस रीजन में, जो मेरी अपनी असेसमेंट है, अमेरिका डजंट हैव नो इन्फ्लुएंस इन दैट एरिया। अमेरिका हैज नो विल टू डू एनीथिंग इन दैट रीजन। वहां पे इस वक्त चाइना और रशिया दोनों वही की रोल अप्लाई करेंगे। और इस वक्त चाइना, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान इज इन अ गुड पोजीशन, in a better group with the Russia and China, or India is directly trying to establish their relationship with America, or America's foreign policy is weak.
मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए इस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एस्टैब्लिश देयर रिलेशनशिप विद द, और उनका अपना रोल उस रीजन में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान हैज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. America is not in a position to ask them do more like they have kept doing it in the past. इस वक्त पाकिस्तान को चाहिए इस मौका का फायदा उठाएं, अफगानिस्तान में अपनी मर्जी से अपनी कोशिश करें कि अपने लाइक माइंडेड रजीम उनको सपोर्ट करें, तभी पाकिस्तान के बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो सकेगा. पाकिस्तान के अंदर अमन तभी आ सकेगा जब वहां पे अफगानिस्तान के अंदर अमन हो और वहां पे खाना जंगी ना हो. और जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताने की कोशिश की कि जो आइडियोलॉजी थी बाजवा साहब की कि तालिबान शुड टेक पार्ट इन द गनी गवर्नमेंट एंड स्लोली ग्रेजुअली मूव टू एस्टैब्लिश देयर ओन गवर्नमेंट, दैट इज द ओनली सोल्यूशन, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. लेकिन जो कि होता कम नजर आ रहा है वहां पे, लेकिन कोशिश की उन्होंने समझाने की. लेकिन अगर वहां पे पाकिस्तान माइंडेड लाइक माइंडेड गवर्नमेंट नहीं आती तो अल्टीमेटली पाकिस्तान वहां पे इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस मसल फ्लेक्स करेगा और उस बॉर्डर पे प्रेशर क्रिएट करेगा पाकिस्तान के लिए. जो पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की तरफ जा रहा है वो तरक्की स्लो हो जाएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि आपके सोर्सेज रिसोर्सेज फिर उसी तरफ जाएंगे बॉर्डर की तरफ जहां पे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर है. मेरे ख्याल में वहां पे पाकिस्तान को मैक्सिमम अपनी कोशिश करनी चाहिए कि अफगानिस्तान का पुरअमन सोल्यूशन सामने आए. ठीक, साजिद साहब अगर सिर्फ एक यस और नो में अगर, या आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तान को फजाई अड्डे अमेरिका को देने चाहिए? मेरे ख्याल में नहीं देने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान देखिए, एक तो सबसे पहले तालिबान ऑलमोस्ट थ्रेट कर चुके हैं कि अगर आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ हमलों में इस्तेमाल हुई दे विल गो अगेंस्ट यू. एक तो वो, और चाइना के साथ इतने अरसे के बाद पाकिस्तान के अच्छे रिलेशनशिप बन रहे हैं. मेरे ख्याल में पाकिस्तान को अड्डे नहीं देने चाहिए अमेरिका को, चाइना के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे. और दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने पहली दफा अपनी एक खुद मुख्तार फॉरेन पॉलिसी का एक स्टैंड ले रहे हैं. मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टैंड है और अमेरिका वॉन्ट इन्फ्लुएंस देम. अमेरिका के पास अब पाकिस्तान को देने के लिए उतना कुछ है ही नहीं मौजूद जितना वो पास में करते रहे हैं, और इंटरेस्टेड भी नहीं है. वो समझते हैं कि हमें चाइना के खिलाफ इंडिया ही बहुत काफी है, और दे आर इन इंडियन कैंप राइट नाउ. मैन जिस तरह आप समझ रही हैं, आप देख रही हैं इस वक्त वाशिंगटन डीसी में रशियन लॉबी के बाद दूसरा नंबर इंडियन लॉबी का है. तो वो उसके साथ वो मेरे ख्याल में अमेरिकन दे आर सेटिस्फाइड. वो समझते हैं कि चाइना के खिलाफ हमें इंडिया एक सेटिस्फैक्टरी पार्टनर मिल चुका है. बराक ओबामा आप देखें, जितना सबसे पहले पार्टनरशिप का टाइटल बराक हुसैन ओबामा ने दिया था इंडिया जाके, उन्होंने कहा था कि दे आर पार्टनर्स, दे आर नॉट आवर एलाइज, दे आर आवर पार्टनर्स. तो दे आर हैप्पी विद देम और उनको वही एंजॉय करना चाहिए. पाकिस्तान जिस तरीके से सी पैक वहां बन चुका है, पहली दफा हिस्ट्री में मैं समझता हूं हमारी सियासी क़यादत और हमारी दफाई क़यादत एक पेज पर है. मेरे ख्याल में इनको यही अपना जो है वो मोमेंटम कायम रखना चाहिए और पाकिस्तान की इकॉनमी पे और लॉ एंड ऑर्डर पे तवज्जो देनी चाहिए. इकॉनमी, बिजनेस, कारोबार वही चलते हैं जहां लॉ एंड ऑर्डर और अदालतें इंडिपेंडेंट हो और इंसाफ लोगों को मिले. और उसी सूरत हो सकता है जब आपकी मिलिट्री क़यादत, सियासी क़यादत एक पेज पे हो. मैं समझता हूँ इट्स अ गोल्डन पीरियड राइट नाउ. पाकिस्तान इवन देन आजकल कोविड के बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी स्टिल नॉट बैड लाइक अदर कंट्रीज. मेरे ख्याल पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन. ओके सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि ये भी बात कही जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका से ताल्लुकात पहले जैसे चाहता है, यानी ये इसकी एक वजह तो जाहिर है कि ये है कि चाइना से भी कोई वैसे ताल्लुकात जो है वो कहा जा रहा है कि नहीं रहे. लेकिन अगर चाइना और अमेरिका दोनों को सामने रखा जाए तो पाकिस्तान कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके अमेरिका से ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाएं, या वो जिस तरीके से पीछे चला गया या भारत से जो है वो ज्यादा नजदीक आ चुका है. और एक बात इसमें यह भी शामिल है कि अगर अमेरिका से पाकिस्तान के ताल्लुकात गहरे होते हैं तो इस सूरत में अमेरिका यही चाहेगा कि पाकिस्तान और भारत की दोस्ती हो, यानी ये कि रिलेशंस दोनों मुल्कों के बीच अच्छे हों. तो इस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच रिलेशन भी अच्छे हो सकते हैं. तो इस सूरत में आप जानते हैं कि एक तरफ तो अफगानिस्तान की जानिब से ये एक बहुत मुश्किल सूरत हाल, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात और रिलेशंस बेहतर हो जाते हैं तो कम से कम ये खौफ खत्म हो जाता है कि दोनों मुल्कों के बीच कभी भी कुछ हो सकता है. तो आप नहीं समझते कि अमेरिका जो है अगर उससे ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो ये तमाम मामलात भी सुलझने के चांसेस हैं? मेरे ख्याल में नहीं है. मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूं कि अगर इंडिया के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती, कांग्रेशनल गवर्नमेंट होती, तो फिर ये सोचा जा सकता था. इस वक्त दूसरी साइड में इंडिया की सियासत का टोटल जोर एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम है. ये एक बड़ा खतरनाक फिनोमेना उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, बल्कि उन्होंने जंग को यूज किया अपने सियासी मकासद के लिए. इस वक्त पाकिस्तान जितना भी जोर लगा ले वो नॉर्मलाइज नहीं कर सकते,
क्योंकि दूसरी साइड जो है नफरतों का तूफान है दूसरी साइड पे, और वो दे कैनॉट बी ऑन द सेम पेज। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर कल को अमेरिका में रिपब्लिकन कोई आती है एडमिनिस्ट्रेशन जो बैलेंस करने की कोशिश करें, देखें जिस तरह, अब मैं बताना चाहूंगा ट्रंप साहब के ऊपर बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की मोदी सरकार ने, वहां बुलाया गया, उनके सारे अखराजात दिए गए, यहाँ पे एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। मोदी साहब को एक फोबिया था क्योंकि उनका वीजा बड़ा अरसा अमेरिका ने होल्ड करके रखा हुआ था, उनको एक फोबिया था डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ दोस्ती का। तो उन्होंने इतना करने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप साहब जहां भी जाते थे वो पाकिस्तान का नाम लेते थे, कोशिश करते थे किसी ना किसी तरीके से बैलेंस करें। खान साहब को यहाँ यूनाइटेड नेशंस ने उन्होंने कहा कि इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, पाकिस्तान इज द बेस्ट कंट्री। उन्होंने इंडिया में जाके कहा कि पाकिस्तान वी हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद देम। कश्मीर के ऊपर सालसी के बारे में बात करते रहे क्योंकि एक लीडरशिप थी, उनके पास पॉलिटिकल कैपिटल था, और ही वाज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। तो कल को इस तरह का अगर अमेरिकन को प्रेसिडेंट आता है तो पाकिस्तान कैन ट्राई अगेन, बट इन द मीन टाइम अगले अभी 3 साल मौजूद हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के, they won't go after Pakistan at all. They are lovey-dovey with India. They will remain. वो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने सॉलिड रिलेशनशिप उस रीजन के अंदर एस्टेब्लिश करे, चाइना के साथ, रशिया के साथ, और अफगानिस्तान में कोशिश करे कि पूरा मन उसका सोल्यूशन निकले, ताकि पाकिस्तान में सी पैक ग्वादर पोर्ट कामयाब हो सके, खुशहाली आ सके। जब खुशहाली आएगी तो दूसरी चीजें उसके साथ उनके भी सोल्यूशन नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसा पीरियड है कि पाकिस्तान को एक सॉलिड फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह के मैं समझता हूं कि अभी हमारे जो कुरैशी साहब थे उनका दौरा अमेरिका का बड़ा अच्छा रहा, वो टर्की गए, उनका बड़ा अच्छा ट्रिप था। इस तरह के दौरे उन्हें और भी करने चाहिए। खान साहब की स्टेटमेंट्स बहुत अच्छी, बाजवा साहब इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद सऊदी अरेबिया एंड विद पाकिस्तान। मेरे ख्याल पाकिस्तान इज गोइंग थ्रू अ वेरी गोल्डन टाइम, और इसको मजीद एक्सटेंड होना चाहिए 3 साल तक, जिस तरह अभी खान साहब का टाइम है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान हैज टाइम टू कैच अप, और करेंगे इंशाल्लाह। मैं आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। पाकिस्तान की सिचुएशन इज नॉट लाइक बिफोर। ओके, थैंक यू सो मच साजिद ताहिर साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर योर प्रेशियस टाइम। दोबारा भी हम एक और सेशन में किसी और टॉपिक पे आपसे दोबारा भी कभी गुफ्तगू होगी। थैंक्स अ लॉट नाज़रीन, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच।